तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर डेली डिस्कस करते हैं। डेली जो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज है डेट 13 जुलाई। डेली इकोनॉमी न्यूज यहाँ डिस्कस करते हैं। आज है डेट 13 जुलाई 2023। आप सब दोस्तों ने अब तक न्यूज़पेपर पढ़ चुका होगा। जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, सामान्यतः अधिकांश न्यूज़पेपर में अधिकांश न्यूज सेम सी होती है। हर न्यूज़पेपर ऐसा कोई न्यूज़पेपर होगा जिसमें है ना बिल्कुल हटके न्यूज आती हो। ये तो जनरली सब न्यूज़पेपर में न्यूज एक जैसी आती है। तो दोस्तों, आज अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आज मुझे लगभग 3 न्यूज इंपॉर्टेंट लगी। फर्स्ट न्यूज थी, एक तो जो महंगाई का डेटा हर महीने आता है उसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या रिटेल रिटेल इन्फ्लेशन। इसका डेटा हर महीने जारी होता है, वो आज न्यूज थी। तो दोस्तों, इसको अगर हम एक बार समझ लेंगे तो आज के बाद कभी भी ये न्यूज आएगी तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार हम इसको बेसिक समझेंगे। हर महीने ये न्यूज आती है, हर महीने के लगभग 13-14 तारीख के आसपास में न्यूज आती है कि भाई इस पिछले महीने इतनी महंगाई रही। तो एक तो ये डेटा था। एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी का डेटा आया है। यह भी दोस्तों हर महीने आता है, हर महीने आता है। मतलब जैसे कि अभी मई का आया, लगभग ये थोड़ा लेट चलता है, 42 डेज के बाद आता है। जैसे मई का डेटा ये जून में नहीं जुलाई में आ गया, जबकि महंगाई का डेटा जस्ट अगले महीने आता है। जैसे कि जून, जैसे जो अभी डेटा आया ना महंगाई का, वो बेसिकली जून मंथ का है, जुलाई में आ गया, 2 वीक के अंदर अंदर आ गया। लेकिन आईआईपी का डेटा थोड़ा लेट चलता है, डेटा मुश्किल से मिलता है, 42 डे लगता है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक बार हम डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं डेली इकोनॉमी न्यूज के इस चैनल पर। तो मैं इसको आज नहीं बताऊंगा, आपको एक बार बेसिक समझ लिया तो साल भर के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसका ईयरली ट्रेंड हम देख लेंगे वहां पर। तो मंथली डेटा मैंने पहले ही बताया, मंथली और क्वार्टरली डेटा नॉट इंपोर्टेंट फॉर अवर एग्जाम। ठीक है बात। एक थर्ड न्यूज थी दोस्तों बॉन्ड के बारे में। भारत सरकार ग्रीन बॉन्ड और ब्लू बॉन्ड को प्रोमोट करना चाह रही है। इसके लिए क्या किया, नीति आयोग को कहा है भारत सरकार ने कुल मिला के कि भाई आप इसको प्रमोट करने के लिए कुछ तरीके, कुछ मेजर हमको समझाओ। तो दोस्तों, हम हमारी फर्स्ट न्यूज जो ये बॉन्ड के बारे में उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। आप सबसे पहले न्यूज देखें। नीति जो टास्क विद मेकिंग ग्रीन एंड ब्लू बॉन्ड्स मोर अट्रैक्टिव, जो भारत सरकार ने नीति आयोग से कहा है, क्या कहा है कि जो ग्रीन बॉन्ड है ना और जो ब्लू बॉन्ड है, इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, कैसे आम निवेशक इनमें निवेश करे, इसके लिए आप क्या करो, हमको स्ट्रेटेजी समझाओ, रणनीति बताओ, तरीके सुझाओ। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस बारे में थोड़ा डिटेल में। देखो क्या है ना, होता है ना, एक होता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार कहते हैं इसको, जहां पर पैसा मिलता है। भाई बाजार में क्या होता है, चीजें मिलती है। बाजार में क्या होता है, चीजें मिलती है। सब्जी मंडी के बाजार में सब्जी मिलेगी, जो कपड़ा बाजार में कपड़ा मिलेगा, सोने के बाजार में सोना मिलेगा। ऐसे फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंस मिलता है। दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों के पास क्या होता है, पैसा सरप्लस होता है, मनी सरप्लस होती है, और कुछ को इसकी नीड होती है। तो इन दो को कैसे मिलाया, इन दो को मिलाने के लिए जो मार्केट होता है वो फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। बैंकिंग तो है ही सही, मैं बैंकिंग की बात यहाँ नहीं कर रहा, बैंकिंग के अलावा बाकी चीजों की बात कर रहा हूँ, उसको फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, मैं तो आपको थोड़ा सा जल्दी समझाऊंगा। जैसे सपोज करो मेरे पास 5 लाख रुपए है और मैं चाहता हूं कि कोचिंग खोल लूं जयपुर में और रातों रात करोड़पति बन जाऊं। और मुझे कोचिंग खोलने के लिए चाहिए पैसा कितना, 55 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास 5 लाख रुपए है, मुझे चाहिए 55 लाख रुपए कोचिंग खोल के कोचिंग चलाने के लिए। तो ये 50 लाख रुपए कहां से आएगा दोस्तों। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं 5 लाख रुपए को क्या करूं, एफडी कर दूं, और 50 साल बाद जब 55 लाख हो तब मैं उससे कोचिंग खोल लूं। तब इससे ये सिस्टम सही नहीं है, आप समझ सकते हो। 50 साल बाद कोचिंग की क्या स्थिति होगी, 50 साल बाद ही 55 लाख में थोड़ी कोचिंग खुलेगी, महंगाई बढ़ेगी तो ये हो सकता है 5 करोड़ रुपए खर्च हो। तो ये तरीका नहीं है। तो मुझे पैसा चाहिए अब। तो पैसा इंडिया में जो मार्केट है ना, जहां ये पैसा मिलता है उसको कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट ये दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर 1 साल से कम के लिए पैसा लिया जाता है, लेस देन 1 ईयर। अगर किसी को 10 दिन के लिए, 100 दिन के लिए या फिर 200 दिन के लिए पैसा चाहिए तो वो कहां जाएगा, वो मनी मार्केट में जाएगा। ये सामान्यतः बैंकों के मध्य होता है, सामान्यतः बैंकों के मध्य होता है। देखो बैंकों को क्या होता है, कई बार टेम्पररी 2 दिन के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो एक बैंक दूसरे बैंक को ये मनी मार्केट के माध्यम से उधार दे देता है। सारे मार्केट जितने मैं बताऊंगा सब मुंबई में, इसलिए मुंबई को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है बात यहां तक। इसको कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेगुलेटर जो होता है ना वो आरबीआई होता है। ऐसे दोस्तों
अगर एक साल से ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए, मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है, एक प्लांट लगाना है, कंपनी खोलनी है, मुझे पैसा चाहिए 100 करोड़ रुपये, अडानी हूँ मैं, अडानी को मान लो मुझे है ना कोई बड़ी कंपनी खोलनी है तो मुझे 1000 करोड़ रुपये चाहिए, तो ये मनी मार्केट में तो नहीं मिलेगा लंबे टाइम के लिए, तो फिर वो जाता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को कई लोग शेयर मार्केट भी कह देते हैं, पर थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में। तो कैपिटल मार्केट में कितने टाइम के लिए पैसा मिलेगा? मोर देन 1 ईयर। एक साल से अगर ज्यादा किसी को पैसा चाहिए तो कहां जाएगा? वो कैपिटल मार्केट में जाएगा। इसका दोस्तों ओवरऑल रेगुलेटर जो होता है ना, उससे भी होता है। ठीक है बात यहां तक? हमने अब तक समझ लिया कि मुझे पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, बिजनेस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो 2 मार्केट खुले पड़े हैं मुंबई में। अगर एक साल से कम के लिए चाहिए तो मनी मार्केट में जाओ, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। एक साल से ज्यादा के लिए चाहिए तो कैपिटल मार्केट में जाओ, जहां पर क्या करो, सेबी जिसको रेगुलेट करेगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इस कैपिटल मार्केट को हम 2 भागों में आगे और डिवाइड करते हैं। अभी कैपिटल मार्केट में दोस्तों 2 तरह से पैसा मिलता है। एक तो आप उधारी में ले आओ, डेट। एक आप है ना किसी को पार्टनर बना लो, उसको कहते हैं इक्विटी, या इसको कहते हैं शेयर। तो बेसिकली शेयर का ना कैपिटल मार्केट में पैसा उगाने का एक तरीका होता है। कैसे होता है, मैं एक बार देसी भाषा में समझाता हूँ, देसी लैंग्वेज में समझेंगे। मेरे पास था 1000 करोड़ रुपये, मैं हूं अडानी। अब मुझे एक प्लांट लगाना है, एक कंपनी खोले जिसमें 10,000 करोड़ का निवेश प्लांट लगाना है, तो मुझे चाहिए अब 9,000 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़ रुपए मुझे अब चाहिए ताकि मैं ये प्लांट लगा सकूं। तो एक तो मेरे पास उधार है कि मैं उधार ले लूं, मैं जाऊं जनता के बीच में बोरो कर लूं कि भाई ठीक है, जो जो मुझे पैसा उधार देना चाहता है वो दे दे। जो जो मुझे पैसा उधार देना, कोई 1,000 रुपये देगा, कोई 10,000 रुपये देगा, कोई 1 लाख देगा, कोई 1 करोड़ देगा, कोई 10 करोड़ देगा, जिसकी जैसी क्षमता, वो ऐसे कागज का टुकड़ा निकाल देगा। समझ को 9,000 करोड़ रुपए चाहिए तो 1 करोड़ का 9,000 पार्ट कर लिया। अब जिसको जो खरीदना है खरीद लो। उधार जब हम देते हैं तो क्या मिलता है? हमको ब्याज मिलता है। क्या उधारदाता उसका मालिक बन जाता है क्या कोई भी चीज का? नहीं बनता। आप किसी को उधार, आपने किसी पैसा उधार लिया तो वो आपकी कंपनी में मालिक नहीं बन गया। मैं मान लो कोचिंग खोला पैसे उधार लेके, तो क्या वो कंपनी में मालिक बन गया? नहीं बना। तो एक तो तरीका था मैंने उधार ले लिया। एक तरीका था कि मैं ना सबको क्या करूं, पार्टनर बना लूं, क्या आ जाओ किस किसके पास में एक करोड़ रुपए लेके आ जाओ, 1 करोड़ रुपए ले जाओ, मैं 9,000 शेयर जारी कर देता हूं। जिसको कहते हैं शेयर। क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं इक्विटी, या इक्विटी कह दो या शेयर कह दो, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, 1 करोड़ के 9,000 शेयर छाप दिया। अब जिसको जितना खरीदना है खरीद लो। खरीदने से क्या होगा, उस कंपनी की ओनरशिप उसके पास आ जाएगी। जितना वो खरीदेगा उसको ओनरशिप आ जाएगी, उतना उसका मालिक बन जाएगा। अब बताओ मालिक को ब्याज मिलता है कि प्रॉफिट मिलता है? तो मालिक को तो हमेशा प्रॉफिट मिलता है, ब्याज तो मिलता नहीं। तो प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस भी बेयर करना पड़ेगा बिजनेस में, क्योंकि एक तरह से मालिक बन गया। ऐसे दोस्तों मैंने अपनी बात बताई थी। 5 लाख मेरे पास कैश थे, कोचिंग खुली थी 55 लाख की, मुझे चाहिए 50 लाख। अब 50 लाख का एक तरीका है क्या, तो मैं अपने दोस्तों के पास जाऊं और बोरो कर लूं, भाई 5 लाख तू दे, 10 लाख तू दे, जिसकी जितनी क्षमता उतना दे दे, बदले में मैं आपको क्या दूंगा, इंटरेस्ट लूंगा और मूल राशि तो दूंगा इससे, प्रिंसिपल तो। और हर साल मुझसे ब्याज ले लेना, समझ करो 12% ब्याज मैं आपको हर साल दूंगा। बाद में 5-7 साल बाद जब मेरी क्षमता होगी तब मैं आपको मूल राशि लौटा दूंगा। लेकिन एक तरीका होता है कि नहीं, मैं क्या करूं, मैं ना, मैं समझ करो मेरे 10 दोस्त थे, 10 दोस्तों को पकड़ा कि तुम एक काम करो 5-5 लाख दो मुझे, इससे मेरे पास 50 लाख हो जाएगा और मैं कोचिंग खोलूंगा, और इस पैसे के बदले आपको क्या करूं, मेरे पार्टनर बन जाओ, पार्टनर बन जाओ। ठीक है, पार्टनर बन जाओ तो 55 लाख की कंपनी है, हर आदमी ने 5 लाख रुपए पैसा लगाया तो लगभग 9% के आसपास उसका मालिक बन गया। अब ये कंपनी जो ये कोचिंग है ये प्रॉफिट कमाएगी तो दोस्तों को पैसा मिलेगा, नहीं कमाएगी तो कहां से पैसा मिलेगा? ये तो मालिक है, मालिक को हमेशा प्रॉफिट और लॉस दोनों झेलना पड़ता है। तो ये सिस्टम कहलाता है, इस सिस्टम को कहते हैं दोस्तों। अब हम बात हमारे आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी बात चल रही थी ना फाइनेंशियल मार्केट की चल रही थी, इसमें हमने मनी मार्केट, इसको अभी भूल जाओ, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें केवल आम जनता या आम कंपनियां पैसा नहीं इकट्ठा करती। कैपिटल मार्केट है, यहाँ पे लंबे टाइम के लिए 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए, चल जाओ, सेबी इसको रेगुलेट करेगा। अब यार उधार में ले लो, बोरोइंग में बोरो करते तो उसको कहते हैं डेट मार्केट। डेट मार्केट कहते हैं या इसको बॉन्ड मार्केट कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा नाम, उसने फलाने ने बॉन्ड जारी कर दिया, डीमके ने, ये अडानी ने इतना का बॉन्ड जारी किया है, स्टेट बैंक ने इतने का बॉन्ड जारी किया। तो बॉन्ड कुछ नहीं है, सीधा सा बात है, वो कंपनी उतने अमाउंट का पैसा उधार लेना चाह रही है मार्केट से। अब जिसके पास जो इन्वेस्टर हैं जो पैसा देना चाहते हैं, वो चाहे तो मुंबई के जो मार्केट है उसके थ्रू पैसा दे सकते हैं। एक तरीका होता है कि नहीं मैं तो क्या करूं, इक्विटी मार्केट, शेयर जारी करूंगा, तो शेयर जारी करूंगा, तो शेयर जारी कर दो। शेयर पहली बार जब जारी करते हैं तो उसको कहते हैं आईपीओ। क्या कहते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आपने पढ़ा होगा ना कि फलाना कंपनी आईपीओ लेके आए, तो आईपीओ क्या मतलब है, वो अब शेयर इशू कर रही है, शेयर इशू के लोगों को पार्टनर बना दिया।
पार्टनर बना दी तो उस कंपनी का उतना मालिक बन जाएगा। हर शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है। अगर आपके पास रिलायंस कंपनी का एक भी शेयर है तो आप उस कंपनी का मालिक हो, रिलायंस के। हो सकता है आप 0.0000 ऐसा परसेंटेज हो, लेकिन जितना उसका जिसके पास शेयर होल्डर है वो मालिक होता है। आईपीओ जारी कर देगा, फिर आईपीओ को बाद में हम क्या करेंगे, आईपीओ एक बार जारी हो गया फिर अब उसको सेकेंडरी मार्केट में परचेज करेंगे। तो लोग कहते हैं ना कि वो तो शेयर मार्केट में काम करता है। अरे शेयर मार्केट में वो मजदूरी थोड़ी करता है। शेयर मार्केट में क्या करता है, शेयर को खरीदता बेचता है। लगता है कि भविष्य में टाटा कंपनी बढ़िया करेगी तो टाटा का शेयर मैंने आज खरीद लिया 500 रुपये में, बढ़िया करेगी मतलब शेयर बढ़ेगा तो 700 रुपये का हो जाएगा, मैं बेच दूंगा, पैसे कमाऊंगा। यही शेयर मार्केट होता है, सिंपल सा। आप में से कई लोग खुद भी इन्वेस्ट करते होंगे शेयर मार्केट में, या अड़ोसी पड़ोसी करते होंगे तो कंफ्यूज होते होंगे, तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बात। तो हम कहाँ पहुंच गए थे, हम यहाँ बॉन्ड मार्केट में पहुंच गए थे, डेट मार्केट में। अब देखो डेट मार्केट में बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये बॉन्ड है ना, कोई ऑब्जेक्टिव के लिए लाए जाते हैं ना, तो उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि हम आज का जो हमारा मुद्दा है ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड का मतलब देखो, ग्रीन जहां का मतलब होता है उसका सिंपल मतलब होता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। जो पर्यावरण के प्रति दोस्ती वाली चीजें होती है ना, उनको क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीजें कहते हैं। तो अगर आप पैसा उधार लेके ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, सपोज करो बिजली दो तरह से पैदा हो सकती है, कोयले से या फिर सोलर एनर्जी। तो कौन सी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो सबको पता है सोलर एनर्जी। तो अगर कोई व्यक्ति सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा है राजस्थान में, सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा है, तो वो पैसे इकट्ठा करने के लिए जो बॉन्ड जारी करेगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ग्रीन बॉन्ड। या फिर कई सारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट होते हैं, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए प्रोजेक्ट हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसको रोकने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकती है। या फिर जैसे कि म्यूनसिपल या नगर पालिका निगमों में कई सारा सॉलिड कचरा निकलता है घर का, उस कचरे का सिस्टमेटिक वैज्ञानिक निपटान हो। जो पॉलीथीन, तो जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है उसको कोई और चीज में कन्वर्ट करने के लिए प्लांट लगा रहे हैं। तो ऐसा जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट होते हैं ना, अगर आप उसके लिए पैसा लगा रहे हो तब उस जो बॉन्ड को कहा जाएगा ग्रीन बॉन्ड। ठीक है बात। ऐसे ब्लू बॉन्ड होता है, जो दो चीजों की चर्चा हुई थी, ब्लू बॉन्ड। अब ब्लू समझ गए आप क्या होता है, आज नीला है पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी, गाना सुना होगा। तो ब्लू का मतलब होता है ओशन, समुद्र। तो देखो ओशन कई सारे रिसोर्सेज का केंद्र होता है। ओशन में क्या होता है, माइनिंग होती है, पॉलीमेट्रिक नोडुल सुने होंगे ना, ओशन की सरफेस पर माइनिंग होती है। ओशन में हमको क्या मिलती है, फिश मिलती है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है ना, जो माइनिंग करते हैं, फिश करते हैं, इससे क्या होता है, इससे वहां का जो ओशन का नुकसान होता है बहुत ज्यादा। जैसे कई सारे ट्रोलर होते हैं फिशिंग के लिए, वो बिल्कुल नीचे दबा के क्या करते हैं, मछली पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो समुद्र का ओशन बेड होता है वो खराब हो जाता है। तो अगर ऐसा प्रोजेक्ट लगाओ जिससे ना मछली पालन, तो मछली तो पकड़े लेकिन साथ में क्या हो, वो ओशन की क्वालिटी बनी रहे। तो अगर वैसे प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाना चाह रहे हो तो उसको ब्लू बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड है मतलब उधार पैसा ले रहे हो, ब्लू मतलब जो समुद्र की सुरक्षा के लिए ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया उसको ब्लू बॉन्ड कहते हैं। तो सिंपल सी बात थी, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, न्यूज आपने पढ़ ली थी। अब हम इसको इधर डिटेल में देख सकते हैं। नीति टास्क विद मेकिंग ग्रीन एंड ब्लू बॉन्ड्स मोर अट्रैक्टिव। तो नीति आयोग क्या करे, इसको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए प्रयास करे। फाइनेंशियल मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट। ग्रीन बॉन्ड मैंने बताया था, ये क्या होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों, इक्विटी नहीं होता, डेट होते हैं, मतलब एक तरह से उधार ले रहा है। स्पेशली एम्ड एट राइजिंग इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा, पैसा जो इकट्ठा होगा वो ग्रीन प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा, जैसे रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिक रिक्शा चल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन से कारें बन रही है। तो ऐसे कामों में पैसा लगाएगा ताकि पॉल्यूशन नहीं हो। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे कामों में ये पैसा लगाया जाएगा। ऐसे ब्लू बॉन्ड मैंने बता दिया। सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन, जो समुद्र में जो संसाधन है ना उनका ऐसा उपयोग करो जो आगे तक भी बने रहे, और सब लाइवलीहुड तो कमाए, लेकिन क्या करे जिससे जो ओशनिक सिस्टम है उसको सुरक्षित रखे और सेफ रखे। तो ये ब्लू बॉन्ड हो गया। तो हमारी फर्स्ट न्यूज थी नीति टास्क विद मेकिंग ग्रीन एंड ब्लू बॉन्ड मार्केट, ये हम पढ़ लिए दोस्तों। अब एक सेकंड न्यूज थी आईआईपी का, ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है। एक होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या होता है, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। पूरे देश में इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, पिछले महीने से घट गया बढ़ गया, इसकी कंपेयर करने के लिए आईआईपी बनाया जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बनाया जाता है। सब को पिछले महीने 100 था, अब इस बार बढ़ के ये 102 हो गया। इसका मतलब देश में इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन हो रहा है ना 2% बढ़ गया। तो जितना ज्यादा बढ़ेगा ये उतनी अच्छी बात होती। तो ये डेटा हमेशा 14 डे के बाद आता है, 6 वीक के बाद आता है, क्योंकि मुश्किल लगता है। तो अभी जो आज जुलाई 13 को डेटा आया वो दोस्तों मई का आया। मई 2013 में ये कह रहा है कि 5.2% आईआईपी में ग्रोथ हुआ। हमेशा कंपेयर पिछले साल से करते हैं,
तो मतलब जो मई 2022 में था ना, सपोज करो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में प्रोडक्शन 100 रुपये था, 100 रुपये का वस्तु बन रही थी, तो अब कितनी बनेगी, अब 105.2 बनी है मई 2003 में, ये जो इतनी सी कहती है। तो 5.2% ग्रोथ हुई मई में, पिछले साल से कंपेयर किया, जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी उतनी अच्छी बात है। इसका मतलब इंडस्ट्री में, देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसके बारे में डिटेल में मैंने पहले बता दिया था। ये IIP NSO जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जारी करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 इसके सब कंपोनेंट होते हैं। इसका बेस ईयर होता है 2011-12। ये सब बातें हम आपको बता चुके थे पहले, हर महीने इसको बताने की जरूरत नहीं है बार बार में। जब लास्ट में इकोनॉमिक सर्वे आएगा फेब में, तो पूरे साल का डेटा आएगा लगभग 10 महीने का, वो एक साथ फिर इसका हम ट्रेंड बता देंगे, ट्रेंड एक साथ बता देंगे। बस डेटा याद नहीं रखना, ना तो क्वार्टरली ना मंथली, ट्रेंड हमको ध्यान रखना है। वो हम जब साल कंप्लीट होगा तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो थर्ड न्यूज है दोस्ती, वो थी महंगाई की। CPI जो इन्फ्लेशन है राइजेज हायर देन एस्टिमेट टू 4.8% इन जून 2023। ये कुल मिला के कह रहा है न्यूज कि जून 2023 खत्म हो चुका, अभी क्या चल रहा है 13 जुलाई, तो लगभग 2 वीक बाद हमेशा महंगाई का डेटा आता है। महंगाई का डेटा कब आता है, 2 वीक बाद आ जाता है लगभग। तो ये जून 2023 में जो महंगाई रही ना, कौन सी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 4.81% रही है, जो पिछले महीना जो मई 2023 था उससे बढ़ी है। तो ये इसका मतलब महंगाई बढ़ी है। महंगाई हम सबको पता है, बरसात हो रही है, टोमेटो के भाव आप सबको पता है, टोमेटो जितनी भी वेजिटेबल है सबके भाव क्या हो रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, स्काई रॉकेटेड है। तो महंगाई तो बढ़नी थी, तो ये बढ़ के 4.81% होगी। ये न्यूज है। मैं फिर कह रहा हूँ, महंगाई का डेटा हर महीने आएगा। अब ये जुलाई की महंगाई का डेटा अगस्त में आएगा, अगस्त का सितंबर में आएगा, हर महीने आता रहता है। ये तो 2 आते हैं, ये तो CPI का है, अभी कल परसों में WPI का भी आने वाला है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का। तो हम ज्यादा चिंता नहीं कर रहे, एक बार हम बेसिक समझ लिया, फिर साल भर बाद उसका ट्रेंड देख लेंगे। कितनी महंगाई बढ़ रही, 4.8%। डेटा याद रखना, मोटा मोटी याद रखो कि 4 से 5% के बीच चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे महंगाई को। ठीक है, महंगाई की बात करेंगे, इन्फ्लेशन। तो दोस्तों महंगाई का कुछ नहीं, जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि क्या कहलाती है, महंगाई कहलाती है। पिछली बार टमाटर 50 रुपए किलो था, अब 60 रुपए किलो हो गया, इसका मतलब महंगाई बढ़ गई। तो सिंपल सी बात होती है दोस्तों, महंगाई का जो परिभाषा है, जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जनरल राइज होता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, ये पूरी कहानी हम समझेंगे, लेकिन कीमतों में वृद्धि कहीं ना कहीं हो रही है। इससे क्या होता है, रुपये की परचेजिंग वैल्यू डाउन होती है, रुपये की परचेजिंग वैल्यू डाउन होती है। टोमेटो था 50 रुपए किलो, ठीक है, ये बढ़ के हो गया 150 रुपए के जी। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे महंगाई बढ़ गई है, सिंपल सी बात। तो इससे ये तो बात समझ में आ गई भाई, कीमतों में वृद्धि को क्या कहता है, महंगाई कहते हैं। तो इससे क्या होता है, रुपए की वैल्यू में कैसे डाउन हुई बताता हूं। यहाँ आपके पास 100 रुपये का नोट था, या सपोज करो आपके पास 100 रुपये का नोट था, तो यहाँ कितना किलो टमाटर खरीद सकते थे आप, 2 केजी टमाटर ले आते। यहाँ 100 केजी रुपये है, तो आपको 1 किलो टमाटर भी नहीं आएगा। तो मैं बताओ, रुपए की जो खरीदने की क्षमता घटेगी ना। तो महंगाई से क्या होता है, जो रुपए की वैल्यू खत्म हो जाती है, रुपए की जो क्षमता होती है खरीदने की, परचेजिंग पावर, वो डाउन हो जाती है, उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, परचेज वैल्यू। यहां तक बात ठीक है। अब महंगाई, आप केवल जिंदगी में टमाटर इस्तेमाल करते हो कि और कई सारी चीजें इस्तेमाल करते हो, तो कई सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कहते हैं एक बास्केट होती है दोस्तों। गवर्नमेंट क्या करती है, एक बास्केट बनाती है, जैसे समझ टोकरी में जो भी आम जिंदगी में चीजें इस्तेमाल हो सकती है। हो सकता है इसमें है ना, टमाटर भी होते हैं, इसमें वेजिटेबल भी होती है, फ्रूट भी होती है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम भी होते हैं, पनीर भी हो सकता है, इसमें दूध भी होता है, और कई सारी चीजें होती है इसमें। तो इसको बास्केट में पूरी वस्तुएं, गुड्स को रख देते हैं। ये गुड्स सपोज करो, ये बास्केट सपोज करो जून 2022 में 100 रुपये में आ रही थी। अब ये बास्केट जून 2023 में कितने में आ रही है, जितने में ज्यादा में आ रही है वो महंगा कहलाती है। सपोज करो अभी 105 रुपये में आ रही है, तो इसका मतलब 5% इन्फ्लेशन होगी। मैंने हमेशा बताया, इकोनॉमिक्स में जब भी परसेंटेज ग्रोथ चेंज होता है, वो हमेशा पिछले साल से तुलना करता है। ये जो मैं कह रहा हूं कि भाई आज 4 पॉइंट के ऊपर महंगाई है, इसका मतलब तो पिछले जून 2022 में कुछ प्राइस थी, उसकी तुलना में ये इतना बढ़ गया। पिछले महीने से कंपेयर नहीं करते इकोनॉमी में हमेशा लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं। तो जून 2022 में ये बास्केट की कीमत 100 थी, अब ये कीमत 105 होगी, तो हम कहेंगे कि 5% महंगाई होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों इन्फ्लेशन जो होता है ना,
उसको नापने के लिए सूचकांकों का इस्तेमाल किया जाता है। इंडेक्स का दो प्रकार की महंगाई हो सकती है, एक तो होलसेल होती है, एक होती है रिटेल प्राइस, रिटेल महंगाई। देखो क्या है ना, ये किसान है, ये मंडी थी, ये आम जनता है, ये पब्लिक है। तो ये किसान ने सपोज करो यहाँ होलसेल व्यापारी बैठा है, यहाँ ये टमाटो बेचने गया, तो इसको कुछ और भाव मिलेगा। इससे फिर क्या करेगा, ये जो ठेले लगाते हैं वो खरीदेंगे, फिर ठेले पर हम जाएंगे खरीदने। समझिए बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। किसान ने बेचा मंडी में बड़े थोक व्यापारी को, थोक व्यापारी ने ठेले वालों को बेच दिया, ठेले वाले ने क्या किया, आम जनता को बेच दिया। तो जो आम जनता यहाँ पर खरीद रही है ठेले वाली से, इस यहाँ पर जो महंगाई पड़ती है उसको कहते हैं रिटेल प्राइस। भाई जो ये माल कीमत बेचता है उसको क्या कहते हैं, रिटेल प्राइस कहते हैं। थोक रिटेल प्राइस मतलब खुदरा कीमतें कहते हैं। जो ये फार्मर इसको बेच रहा है ये होगी होलसेल प्राइस। जब इस होलसेल प्राइस की हम कंपेयर करते हैं पिछले साल से, तब जो महंगाई बढ़ेगी उसको कहते हैं दोस्तों होलसेल प्राइस, थोक में महंगाई। ठीक है बात। जब आम जनता को जो ये रिटेल में बेच रहा है, यहां पर अगर कुछ महंगाई होती है तो उसको कहते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। तो महंगाई के को मेजर दो तरह से कर सकते हैं। अगर थोक कीमतों में महंगाई का तुलना करें तो उसको थोक महंगाई कहते हैं, अगर रिटेल में कहें तो रिटेल इन्फ्लेशन कहेंगे। अब बताओ कौन सा मेजर करना ज्यादा उचित होता है, आपको क्या लगता है? तो आप सब कहोगे कि सर आम जनता को तो महंगाई कौन सी पड़ती है, रिटेल पड़ती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं रिटेल महंगाई से ही पता चलता है कि भाई असली महंगाई क्या है। आम जनता को थोक में क्या बिक रहा है उससे हमको क्या लेन देन है। हमको तो जो आम जनता को सब्जी लेने हम जा रहे हैं ठेले पर, हमको कितने रुपए में पड़ रहा है, वहां कितनी महंगाई है, वही हमारे लिए तो असली महंगाई होनी चाहिए। तो इसको कहेंगे दोस्तों रिटेल प्राइस। तो कहीं ना कहीं रिटेल प्राइस ज्यादा ज्यादा मतलब अच्छा मेजरमेंट होता है महंगाई का। लेकिन थोक महंगाई का फिर क्या महत्व है? थोक महंगाई का दोस्तों ट्रैक कर सकते हैं आप। अगर थोक में कोई चीजों की कीमतें बढ़ रही है तो आने वाले टाइम में रिटेल में भी कीमतें बढ़ेगी, 100% तय है। यहाँ फार्मर अगर किसान को महंगा टमाटर बेच रहा है तो थोक में महंगा टमाटर बेचा तो ये आगे वाले टाइम में 2-5-10 दिन बाद रिटेल में भी महंगा बिकेगा। तो होलसेल प्राइस से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में रिटेल में प्राइस बढ़ेगी। तो दो प्रकार की महंगाई होगी, इन्फ्लेशन दो प्रकार की होगी, होलसेल और रिटेल। ठीक है बात। होलसेल इन्फ्लेशन को नापने के लिए जो एक इंडेक्स का, देखो इकोनॉमी में हर चीज को नापने का इंडेक्स इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या कहते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI कहते हैं। रिटेल प्राइस को नापने को कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर को क्या प्राइस पड़ रही है, CPI कहते हैं। WPI और CPI दो चीजें होती है। WPI थोक में कीमतों को शो करता है, CPI उसको करता है, रिटेल को करता है। WPI को दोस्तों WPI को दोस्तों मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि WPI को जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, उसका एक ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जारी करता है। ठीक है। CPI को कौन जारी करता है? CPI को जारी करता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। तो ये थोड़ी थोड़ी बात हमने बताया, ज्यादा डिटेल में तो देखो पढ़ने का अभी फुर्सत भी नहीं है और इतना करंट अफेयर में इतना डिटेल में डिस्कस कर भी नहीं सकता। लेकिन मोटा मोटी आप न्यूज समझ के होंगे कि जून 2023 में 4.18% का क्या मतलब है। इसका मतलब है जून 2022 में जो बास्केट 100 रुपए में था वो अब 104.81 रुपए में आएगी। तो कहने के रुपए की वैल्यू डाउन हो रही है। ये न्यूज पढ़ सकते हैं, हर महीने आते हैं। WPI आप देख सकते हैं कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, DPIIT, उसके कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, वो जारी करता है। मंथली बेसिस पर जारी होता है ये सारे डेटा। इसमें इंडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं होते। बेस ईयर इसका 2011-12 होता है। कहीं ना कहीं तो जब महंगाई को हम कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं पिछले वार्षिक की तुलना में, तो ये बेस ईयर 2012 होता है। टोटल जो बास्केट ऑफ गुड्स होते हैं उसमें 697 गुड को शामिल किया गया है WPI में। कुछ प्राइमरी आर्टिकल होते हैं जैसे एग्रीकल्चर वगैरह प्रोडक्ट, कुछ फ्यूल एंड पावर होता है, कुछ मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स होते हैं। तो ये सब हम पहले जब कभी महंगाई के बारे में चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज इसको डिटेल में नहीं पढ़ सकते दोस्तों। WPI में कई सारी समस्या है। WPI में क्या होता है, WPI में जो क्या होता है थोक मूल्य नापता है, जबकि आम जनता को पड़ते रिटेल। तो रिटेल नाप नहीं रहा तो उसको हमको क्या पता चल रहा है। तो फिर CPI आया, मोस्टफी द्वारा जारी किया जाता है। 2012 इसका बेस ईयर है और NSO इसको रिलीज करता है। मोस्टफी के अंडर में NSO 2012 मंथली डेटा जारी होता है। अर्थव्यवस्था के अंतिम बिंदु पर महंगाई का मापन होता है।
तो आई होप दोस्तों आप लोग सीपीआई को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।